हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 यूनिक पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कर लिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम सीजीएल, एसएससी सीजीएल या फिर आप लोग के बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट, बीपीएससी 68वीं, तो इन सभी एग्जामों में आप लोग को इससे काफ़ी मदद मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेट का पहला प्रश्न। और हम लोग पहला प्रश्न देखने से पहले आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले और उनकी भी तैयारियों में इससे मदद मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो पहला प्रश्न हमारा कर रहा है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। तो आप लोग बताइए कि व्यक्ति जो है भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में कब पहुंचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवपाषाण युग में। ठीक है। और नवपाषाण युग जो है वो कब से कब तक कहा जाता है? तो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को नवपाषाण युग कहा जाता है। और इसी समय का एक जगह है, कौन सा? तो मेहरगढ़, जहाँ से हमें अन्न के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कलिंग के महान शासक कौन थे? आप लोग बताइए प्राचीन काल में। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल जो थे वो कलिंग के शासक थे। ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा कि ये खारवेल किस वंश के थे? तो महामेघवाहन वंश के थे। और इस वंश को हम लोग चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार जो थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पत्थर और तांबा का। ठीक है। और इसी में आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। और इस काल में हम तांबे के अलावा कांसे की भी जानकारी थी। लेकिन आप लोग से बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा काल में कौन सी धातु की पहचान नहीं थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा का, जो है इन्हें लोहा ज्ञात नहीं था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क की राजधानी जो थी वो पेशावर थी। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी आप लोग से पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, रायगढ़ जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। और शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक करवाते हैं कब? तो 1674 ईस्वी में। और इनका राज्याभिषेक कौन करते हैं? तो वाराणसी के गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो पंजाब केसरी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। तो इसका मुखिया कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन जो है वो हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोग याद रख सकते हैं कि द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किस चीज़ की स्थापना किया गया था? तो बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया गया था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो देखिए आप लोग से पूछा जा रहा है क्या? तो सहायक संधि के बारे में। ठीक है। या सहायक मैत्री भी इसे कर रहे हैं। तो ये किनके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय और 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? आप लोग देखिएगा और आंसर कीजिएगा। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में
1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्यों? तो लखनऊ समझौता क्यों विशिष्ट है आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर ली गई थी। और किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा। तो आप लोग ये चीज़ याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या करा? सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो कोरम कितना चाहिए संसद बुलाने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1/10, यानी 10वां भाग होना चाहिए, यानी कम से कम आप लोग कह सकते हैं कि 55 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय किस सूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समवर्ती सूची में। ठीक है, और अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं, और जब आप लोग कह सकते हैं कि पूर्व में कितना था, तो पहले इसमें 47 विषय था, जिसे अब 52 कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 5 विषय को जो है राज्य सूची से इसमें डाल दिया गया। और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं और भी, जैसे कौन कौन सा? तो दीवानी और फौजदारी जो है समवर्ती सूची में है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, श्रम कल्याण समवर्ती सूची में है, समाचार पत्र समवर्ती सूची में है, वन जो है वो भी समवर्ती सूची में है, माप तौल भी जो है, मतलब वाट और माप जो है ये भी समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो आप लोग इन सारी बातों को याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए घरेलू बचत जो है भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम लोग देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। क्या कर रहा है? भारत में घरेलू उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया हुआ है, तो कौन सा तर्क आगे बढ़ाया गया है घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग के पक्ष में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग उत्तर कीजिए। और 12 का सही उत्तर हो जाएगा, 12 नहीं 13 का, और 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, वे अधिकाधिक रोजगार अवसर पैदा करते हैं, ये इसमें सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। और क्या कह रहा है प्रश्न? अवमूल्यन का तात्पर्य है। तो अवमूल्यन का तात्पर्य क्या होता है? आप लोग उत्तर करें। और 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी को हम लोग अवमूल्यन कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य आप लोग से पूछ रहा है, और ये किसके बराबर होगा आप लोग बताइए। और 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 16 नंबर। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी, तो किस चीज़ से दर्शाया जाता है किसी देश के रहन सहन को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 18 पे, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए गुजरात। और इसमें हम लोग बात करें तो भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वो तटीय रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 19 नंबर, एफिल टावर स्थित है। तो एफिल टावर कहाँ स्थित है आप लोग बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो आप लोग 20 नंबर का उत्तर कीजिए। भारत के विदेशी व्यापार में मदों के सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। तो 20 का आप लोग उत्तर करें, और 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपकरणों द्वारा आयात की जाने वाली मदें हैं। कौन सा? तो व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? विश्व सुरैया नहर है। तो विश्व सुरैया नहर कहाँ है, किस नदी पे, आप लोग बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर को हम लोग विश्व सुरैया नहर कहते हैं। और ये कावेरी नदी से निकलती है, और कावेरी नदी पे
कृष्णराज सागर बांध बनाया गया था, जिसके इंजीनियर थे कौन? विश्वेश्वरैया। तो इन्हीं के नाम पे ये नहर बनाई गई है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और ये बांध जो है भारत में कृषि उपयोग की जाने के लिए ये पहली बांध बनाई गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर। गोकक जलप्रपात जिले में स्थित है। तो गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर कीजिए। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेलगांव जिले में स्थित है। और ये बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और ये किस नदी पे है? तो गोकक नदी पे ही है। और गोकक नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर। भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? तो आप लोग बताइए भारतीय रेलवे के कितने क्षेत्र हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 क्षेत्र हैं। ये पिछले सेट में भी है, मैंने आपको बताया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग 24 का उत्तर कीजिए कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुबली में है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है निफ्टी किससे संबंध है? तो निफ्टी का संबंध आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो निफ्टी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा एनएसई। और एनएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वहीं आप लोग से अगर पूछ लिया जाए बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। और इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि निफ्टी में जो है वो 50 प्रमुख शेयर का इसमें सूचकांक रहता है, इसीलिए निफ्टी को क्या कहते हैं? ये दो शब्द से बना हुआ है, एक नेशनल और दूसरा 50, इसलिए ये निफ्टी है। और इसका आधार वर्ष जो है 1995 है। और सेंसेक्स जो होता है वो बीएसई से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। और उस समय कौन आपके अंग्रेज गवर्नर जनरल थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो 27 नंबर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पे है, ठीक है। और ये एक मैदान है, आप लोग सी से समंदर नहीं समझिएगा, ये क्या है? तो एक मैदान है चंद्रमा पे। और चंद्रमा पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी जो गए थे वो यहीं पे गए थे, ठीक है। और वो कब गए थे? तो 20 जुलाई 1969 को। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 28 नंबर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राज्य सरकार का, क्योंकि ये राज्य सरकार का ही विषय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये इसकी चर्चा किस में की गई है? तो 243 अनुच्छेद 243 में किया गया है, ठीक है। और इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि 243 बी में जो है वो ग्राम पंचायत के गठन का चर्चा है, वहीं 243 के में जो है वो पंचायत का चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा? तो 243 के। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 29 पे, और 29 नंबर प्रश्न कर रहा है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉक के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो आप लोग उत्तर कीजिए। और ये कह रहा है कि भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। तो आप लोग बताइए कि भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोसी, ठीक है। और कोसी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक संवत के अनुसार अंतिम महीना है। तो देखिए शक संवत के अनुसार अंतिम महीना आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसे जो है वो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी अपनाया गया है। और कब अपनाया गया था? तो 1957 में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? तो शक संवत की। तो आप लोग बताइए कि इसका अंतिम महीना कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, फाल्गुन जो है इसका अंतिम महीना है, ठीक है। और प्रथम महीना जो है वो चैत्र है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर।
कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और इसीलिए हम लोग 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है 33 नंबर। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की, आप लोग बताइए। और 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। और 1977 में इसका विलय जो होता है जनता पार्टी में हो जाता है, जो अभी के भाजपा हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। तो भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? तो किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयंती जनता एक्सप्रेस पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। और 36 नंबर प्रश्न है हमारा, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो किस नदी को चीन का दुख या चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांग हो नदी को। और इसे पीली नदी भी कहा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि पीली नदी किसे कहा जाता है? तो वांग हो को। और आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि एशिया में एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में भी वांग हो को ही जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। और 37 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए, झांसी, संबलपुर, सतारा, उपरोक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन का सही क्रम है। तो देखिए, ब्रिटिश इन्हें कब सम्मिलित कर लेता है? तो आप लोग देखिए, सबसे पहले किसे किया जाता है? तो सतारा को कब? तो 1848 में। ठीक है, और हड़प नीति के द्वारा इसे किया जाता है। और संबलपुर को कब किया जाता है? तो 1849 में। आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। और झांसी को जो है वो 1853 में किया जाता है। तो इसका सही क्रम क्या बन रहा है? तो इसका सही क्रम बन रहा है 3, 2, 1। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 37 का उत्तर हमारा ऑप्शन सी बन रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। और इसी में आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि अवध को जो मिलाया गया था 1856 में, वो किसके तहत मिलाया गया था? तो उनको कुशासन के तहत मिलाया गया था। चलिए अब हम लोग इसमें अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप लोग कह सकते हैं तिब्बत में है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से। और असम में हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सारे आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी आसान प्रश्न है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, क्रिकेट से है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और किस चीज़ से है? तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स होता है जब? तो सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, और ये आप लोग कह सकते हैं कि ये अमावस्या के रोज़ लगता है और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के रोज़ लगता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है? तो सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो है गंगा नदी का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा। ठीक है, वहीं आप लोग से अगर दक्षिणी भारत का पूछ ले तो दक्षिणी भारत का ये गोदावरी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है? तो बैंकिंग में एटीएम का अर्थ आप लोग से पूछा जा रहा है और इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हम लोग एटीएम मशीन से जो पैसे निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तबकाते नासरी। और ये तबकाते नासरी जो है वो किनकी पुस्तक है, तो आप लोग याद रखिएगा मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी, ठीक है। और इसी में बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों की चर्चा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, तो कितनी थी इसमें, तो सचिवालय में गोलीकांड में कुल 7 छात्र मारे गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 सही उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग इनके नाम भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन थे, तो रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, देवीपत चौधरी थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे और जगपति कुमार थे। तो ये आप लोग इनके नाम याद रखिएगा। और इन पे गोली चलाने के जो आदेश दिए थे तो वो जिलाधीश कौन थे, तो WG आर्चर उस समय जिलाधीश थे जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर, और 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ। तो बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1770 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर, बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 का प्रतिशत क्या है। तो 48 का सही उत्तर कीजिए, और 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.4%। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, और इसका आप लोग उत्तर कीजिए, बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है। तो सोप स्टोन का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शंकरपुर जमुई में जो है वो सोप स्टोन का उत्पादन होता है। वहीं अमझौर रोहतास में किसका उत्पादन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा पायराइट का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो हमारे यहाँ से विज्ञान सेक्शन का प्रश्न शुरू होता है, और विज्ञान सेक्शन के प्रश्न का पहला प्रश्न जो 51 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन सा इनमें से संक्रामक रोग नहीं है, तो 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है। तो 52 का उत्तर कीजिए कि अकार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमोनिया जो है अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, तो दूध से आइसक्रीम का बनना, दूध से दही बनना, दही से घी बनना, दूध से मक्खन बनना, ये सारे एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया ही हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर, और 54 नंबर प्रश्न क्या करा, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो अस्थि में मुख्य खनिज तत्व क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम Ca। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर, और 55 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बीटा कण के। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 56 पे, और 56 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं। तो टेलीविजन के पर्दे पे जो चित्र बनते हैं वो किसके बमवर्षण से बनते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बमवर्षण से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और ये हमारा 57 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो तरंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर, और 58 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो कौन इसमें से अदिश राशि है, तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्ति जो है अदिश राशि है। और अदिश राशि में क्या होता है, तो आप लोग को पता ही होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी काला जो है वो उसका सर्वोत्तम विकिरक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर, और 60 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पे होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर, और 61 नंबर प्रश्न क्या करा है, सजावटी पौधा है। तो सजावटी पौधा इसमें से कौन सा है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कैक्टस जो है वो सजावटी पौधा है। कैक्टस हो गया आपका, मनी प्लांट हो गया,
आप लोग गुलाब कह सकते हैं या रात की रानी कह सकते हैं, लिली कह सकते हैं, ये सारे क्या हैं तो सजावटी पौधे हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न कह रहा है औषधीय पौधा है, तो औषधीय पौधा इनमें से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीम जो है वो औषधीय पौधा है। और नीम हो गया, तुलसी हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, तो ये सारे क्या हैं तो औषधीय पौधे हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर, खाद्य उत्पादक पौधे हैं, तो खाद्य उत्पादक पौधे कौन से हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मकई। हम लोग कह सकते हैं गेहूं, चावल, जौ, ये सारे भी खाद्य उत्पादक पौधे हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो इसका उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंडवाहिनी में जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर, और 65 नंबर प्रश्न क्या करा है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, किससे, तो मेरुदंड से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर, और 66 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन है, तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 67 नंबर, और 67 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड ही जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग ये नियंत्रण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेडुला ओब्लंगेटा, और ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग भी होता है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 69 नंबर, क्या है, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होता है, तो आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस किरण की उपस्थिति में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाल रंग की उपस्थिति में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश या द्रुततर संश्लेषण होता है। ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो बैगनी की उपस्थिति में होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और 70 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन बी, विद्युत मोटर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले, और आप उससे भी अपने तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर ले सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग इसी तरह से जोरों शोरों से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।